नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेलो सर प्लेटफॉर्म पर। मैं आपसे विज्ञान के विषय में आज मानव शरीर से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथियों पर चर्चा करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रंथियां। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। तो आइए बिना देरी करे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि ग्रंथियां होती क्या हैं। ग्रंथियां ऐसी कोशिकाएं और ऊतक या अंग होते हैं जो क्या करते हैं, पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और उनका स्त्रवण सेक्रेशन करते हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं, कुछ आवश्यक पदार्थों का सेक्रेशन करेंगी। ग्रंथियां क्या होंगी, जो कुछ आवश्यक पदार्थों का पाचन में और भी जहाँ जहाँ आपको आवश्यक पदार्थों का क्या करेंगी, ये सेक्रेशन करना प्रारंभ करती हैं। शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का स्त्रवण कहाँ से होता है, सेक्रेशन ग्रंथियों से। ग्रंथियां हमारी मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की? अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां और दोनों की मिक्स यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड्स भी होते हैं, है ना। 3 प्रकार की होती हैं। वे ग्रंथियां जो जिनमें हमारी डक्ट लगी रहती, डक्ट मतलब उनमें नलिकाएं होती हैं, है ना। नलिका युक्त ग्रंथियां कौन सी होती हैं आपकी? बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इनमें से क्या निकलता है आपका? एंजाइम्स निकलते हैं। सेक्रेशन काय का होता है इन ग्रंथियों में? एंजाइम्स का। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम्स का सेक्रेशन नहीं होता। काय का होता है? आपका हार्मोन्स का। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथियों में आपका एंजाइम्स का स्त्रवण होता है। अगर मैं बहिर्स्रावी ग्रंथियों की बात करूं तो पहला श्वेत ग्रंथि है, दूसरा लार ग्रंथि है। इसके ये एग्जाम्पल है। लार ग्रंथियों में क्या होता है कि एंजाइम्स बनते हैं आपके, जो कि डक्ट के द्वारा आपके मुंह तक या लार ग्रंथियों तक, लार तक मतलब मुंह तक आते हैं, है ना। श्वेत ग्रंथियां भी होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है ना। ये कैसी होंगी? डक्टलेस होंगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होंगी? डक्टलेस होंगी। इनमें हार्मोन्स का स्त्रवण होता है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि, है ना, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये सारी क्या होती हैं हमारी? डक्टलेस यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। तीसरे प्रकार की आपकी ग्रंथियां आती हैं मिक्स्ड टाइप की। मिक्स्ड टाइप की ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनमें हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम्स निकलते हैं ना। तो एक ही आपकी ग्रंथि है अग्नाशय। ये दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। इसमें दोनों ही प्रकार के ऊतक एवं कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें कि बहिर्स्त्रवण भी होता है और अंतःस्त्रवण भी होता है, यानी एंजाइम्स भी निकलते हैं और हार्मोन्स का भी सेक्रेशन होता है। अगर मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में पहली ग्रंथि की बात करूं तो मास्टर ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि इसको कहते हैं। ये कैसी मास्टर, ये कौन सी ग्रंथि होती है? मास्टर ग्रंथि। इसका मास्टर ग्रंथि होने का एक ही कारण है, एक नहीं इसके बहुत सारे कारण हैं। उसका कारण ये है कि ये ग्रंथि और अन्य ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल भी करती है ना। उनको एक्साइट करने के लिए इसके यहाँ से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि को एक्साइट करने के लिए इसके यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन यहीं से सेक्रेशन होता है। इसका नाम अन्य क्या है? मास्टर ग्रंथि, मैंने बता ही दिया। और भी अगर हम दूसरा नाम भी देखें तो क्या है? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। इसका अगला नाम भी क्या है? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। ये ग्रंथि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये ग्रंथि आपके मस्तिष्क में इस भाग में पाई जाती है। डायग्राम में आपको देखो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? आपके मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, इसका नियंत्रण करता कौन होता है? हाइपोथैलेमस। इस ग्रंथि को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इस ग्रंथि का वजन, चूंकि ये मास्टर ग्रंथि है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके वजन जो होता है आधे से 1 से 1.5 ग्राम के बीच में, इसका आधे से 1 के बीच में इसका वजन होता है। आधे ग्राम से 1 ग्राम के बीच का इसका वजन होता है, मतलब मटर के दाने के जितना। वैसे ही उसका साइज होता है सेम टू सेम। ठीक है, इसका डायमीटर अगर हम देखें, व्यास देखें
तो 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के बीच इसका क्या होता है, व्यास होता है। अवस्थिति मैंने बता ही दी। आपके कपाल की स्फेनाइड हड्डी में इसकी अवस्थिति होती है। ये हड्डी स्फेनाइड हड्डी यहाँ से आती है, तो इस हड्डी में ये यहाँ पर आपकी अवस्थित होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक, पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, कई सारे हार्मोन, 6-7 प्रकार के। हम एक एक हार्मोन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि सारे ही आपके लिए क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि TSH हार्मोन जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि यहाँ से इसके नाम से ही आपको इसके काम का भी प्रतीत हो रहा होगा। क्या करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करेगी। वो वाला हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा वही हार्मोन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, TSH हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के स्रवण के लिए प्रेरित करना। इस वाले TSH हार्मोन का क्या काम होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेशन के लिए उत्तेजित करना, इस हार्मोन का काम है। नेक्स्ट हार्मोन आपका आता है ACTH। ये हार्मोन होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाली स्रवण का नियंत्रण करता है। आपका एड्रिनल, आगे चल के एड्रिनल ग्लैंड आएगा, इसी में पढ़ाऊंगा मैं। वहाँ पे उसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को बोलते हैं मेड्यूला। तो बाहरी भाग से जो एंजाइम निकलेंगे, बाहरी भाग से जो एंजाइम निकलेंगे उनका कंट्रोल कहाँ होगा, आपका ACTH वाले से नियंत्रण होता है ना, कंट्रोल। तो उसका कंट्रोल कौन करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाले स्रवण का नियंत्रण ACTH हार्मोन करता है, जो कि आपका कहाँ से निकलेगा, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, कॉर्टिसोल हार्मोन के स्रवण का भी नियमन यहीं से होता है। अगला हार्मोन आपका आता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन आपका कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से, है ना। ये आपका वृद्धि हार्मोन होता है। इस हार्मोन के कम निकलने से, अगर बच्चों में या वयस्क व्यक्ति में इसका हार्मोन कम निकलता है तो उसकी वृद्धि क्या होती है, युवावस्था में, कौन सी अवस्था, यौन अवस्था इसको बोलते हैं, प्रौढ़ अवस्था में अगर इसका सेक्रेशन कम होता है तो लोगों की हाइट या बच्चों की हाइट कम रह जाती है। और इसका स्रवण अगर ज़्यादा हो जाता है तो लोग भीमकाय, बड़ी विशाल काया वाले हो जाते हैं, लंबे लंबे होते हैं, है ना। वृद्धि हार्मोन इसको इसीलिए ही कहते हैं। अगर इसका ज़्यादा सेक्रेशन होगा तो ज़्यादा हाइट और ज़्यादा बड़े बड़े हाथ पैर उनके हो जाते हैं लोगों के। ठीक है, शरीर की वृद्धि पर ये क्या करता है, नियमन करता है, नियंत्रण करता है। अधिकता से भीमकाय, है ना, गिगांटिज्म हो जाता है अधिकता से। अगर ये अधिक हार्मोन निकलेगा, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन अधिक निकलेगा तो भीमकाय यानी कि बड़ी बड़ी काया वाले लोग हो जाते हैं। अगर कम होता है तो बौनापन, ड्वार्फ जिसको कहा जाता है ना, बौनेपन की शिकार, यानी कि जिनकी कम हाइट या छोटे छोटे होते हैं, वो किस कारण से होते हैं, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा LTH हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम है दुग्धजनक हार्मोन। जो माताएं होती हैं उनमें शिशु के जन्म के बाद शिशु के लिए दूध की आवश्यकता होती है। उस दूध को प्रेरक करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है हमारा, LTH ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, है ना। शिशु हेतु स्तनों में दूध का स्रवण किस हार्मोन द्वारा होता है, LTH हार्मोन द्वारा होता है। ADH हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन हमारा कौन सा है, ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का अन्य नाम है बेसोप्रीन या अर्जिनन बेसोप्रीन भी इसको कहते हैं। इसका वैसे अगर देखा जाए तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, इसका संश्लेषण होता है। हाइपोथैलेमस में इसका संश्लेषण होता है और इसका पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, संग्रहण होता है। पीयूष ग्रंथि में इसका क्या हो जाता है, संग्रहण। हाइपोथैलेमस में ये क्या होगा, संश्लेषित होगा, जबकि इसका संग्रहण कहाँ रहता है, हमारे पीयूष में। और ये हार्मोन ऐसा होता है कि मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं इसको। अगर ये हार्मोन सेक्रेशन सही मात्रा में होता है तो
जो वृषण होते हैं उनसे पानी का सोख लिया जाता है, पानी उनमें से सोख लिया जाता है। किस हार्मोन द्वारा? वैसोप्रीन द्वारा। इसकी कमी होगी तो क्या होगा? बार बार, वैसे ये हार्मोन मूत्र रोधी है, अगर इसकी कमी होगी तो मूत्र का रोधन कम होने लगेगा, यानी बार बार टॉयलेट जाएगा। अगर कोई भी बंदा इसकी कमी होगी तो बार बार इसकी कमी के कारण बार बार टॉयलेट जाना रहेगा। कार्य इसमें इसका कार्य क्या होता है? शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना, है ना। जल का अवशोषण हो रहा है अगर इस वाले हार्मोन से, यानी इसका कार्य क्या है? शरीर के अंदर जल की मात्रा का नियंत्रण करना या जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट हार्मोन आपका आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से ही दिख रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि जो जनन वाले आपके मनुष्यों में जो जनन शक्ति होती है उससे रिलेटेड है। फॉलिकल का मतलब ही यही होता है ना, वृषण। जैसे कि अगर पुरुषों की देखें तो पुरुषों में वृषण में शुक्राणुओं के जनन में सहायक होता है। जो शुक्राणु बनते हैं पुरुष के वृषण में, उनका जनन किस हार्मोन द्वारा होता है? FSH हार्मोन। उसका नाम ही यही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो पुरुषों में वृषण में शुक्राणु जनन में, जबकि महिलाओं में अंडाशय में फॉलिकल में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। महिलाओं में अंडाशय में फॉलिकल में वृद्धि करने के लिए मासिक धर्म का भी इसी के द्वारा क्या होता है? नियमन होता है। नेक्स्ट हार्मोन हमारा आता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये लैंगिक लक्षणों के विकास में काम में आता है ना। जैसे कि लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? कि दाढ़ी आना, बाल आना, है ना, दाढ़ी मूछ आना, बाल आना, और आवाज़ का भारी होना। ये सब किस कारण से होता है? आपका LH हार्मोन से। आपका नेक्स्ट ग्लैंड आता है थायराइड, है ना। अभी हमने मास्टर ग्रंथि को पढ़ा था, उससे कुछ निकलने वाले महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण हार्मोन्स के विषय में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारी ग्रंथि आती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आपकी कहाँ होती है? गले में। ये आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा। गले में कहाँ अवस्थित होती है? यहाँ, ठीक है। थायराइड ग्रंथि का अगर मैं अवस्थिति देखूं तो गले में दोनों लिरिक्सों के बीच में होती है। दोनों लिरिक्सों के बीच में इसका क्या होता है? लिरिक्सों के नीचे। लिरिक्सों के नीचे का मतलब यहाँ लिरिक्स होंगे और इसके जस्ट नीचे यानी उस तरफ, पीछे की तरफ ये थायराइड ग्रंथि आपको मिलेगी। संबंधित हार्मोन इससे देखें तो थायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और ये करता क्या है कि आयोडीन, जो आपका आयोडीन होता है उसका संश्लेषण यहीं पर होता है। आयोडीन की मात्रा का क्या करता है? नियमन करता है, ठीक है। अगर मैं आयोडीन की बात करूं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन अगर थायराइड ग्रंथि से निकल रहा है तो उस हार्मोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, जैसे उसकी संरचना जो होती है आयोडीन, मैंने बताया अभी आपको, आयोडीन और अमीनो अम्ल से उसकी संरचना होती है। काय की? थायरॉक्सिन हार्मोन की संरचना काय से होती है? आयोडीन और अमीनो अम्ल। प्रोटीन के संश्लेषण से अमीनो अम्ल बनता है, तो अमीनो अम्ल और आयोडीन से इसकी क्या होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की संरचना होती है। ये वृद्धि हार्मोन, जो आपका वृद्धि हार्मोन आपकी पीयूष ग्रंथि में निकल रहा था, उस हार्मोन को भी यहीं से थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन का उत्प्रेरक कौन सा होता है? आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। जनन अंगों के कार्यों का नियमन भी यही करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है जनन अंगों के कार्यों को भी, जनन अंगों के कार्यों का नियमन भी यहीं से होता है। जल का संतुलन और जल का नियंत्रण भी कहाँ से होता है? आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन से होता है। अगर मैं रोग की बात करूं, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ना निकले और ज़्यादा मात्रा में निकले तो कौन कौन से रोग होंगे? अगर अधिकता से होने वाले रोगों की बात करें तो नेत्र सेंधी गलगंड। नेत्र सेंधी गलगंड वह रोग होता है जिसमें कि आंखें क्या होती हैं? बाहर आने लगती हैं, ठीक है। आंखें फूलकर नेत्र कोटर से क्या होती हैं? बाहर आने लगती हैं, बड़ी बड़ी होने लगती हैं ना, इसकी अधिकता से। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? आंखें फूलकर बाहर आने लगती हैं। इसको क्या कहते हैं? नेत्र सेंधी गलगंड।
दूसरा होता है आपका प्लूमर रोग। प्लूमर रोग में क्या होता है, वजन में अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वास्तव में ये वाला जो रोग है प्लूमर, ये वयस्कों में या फिर वयस्क से अधिक उम्र वाले लोगों में होता है, जिसमें कि वजन में कमी आने लगती है, थायराइड ग्रंथि फूलने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना, इसकी अधिकता के कारण। जबकि कमी से होने वाले रोगों को अगर हम काउंट करें तो पहला आता है आपका जड़ मानवता। ये बच्चों में पाया जाता है ये रोग। अगर बच्चों में इसकी कमी होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो क्या होता है, बच्चे जड़ मानव होते हैं। क्रिटिनिज्म इसको कहते हैं, जड़ बच्चे होते हैं जिनमें बुद्धि की कमी होती है। मंदबुद्धि कहते हैं ना कुछ बच्चों को, उसका कारण ये है कि उनके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है। मिक्सिडा होता है ये, सामान्यतः ये वाला रोग वयस्कों में पाया जाता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो वयस्कों में कौन सा रोग पाया जाएगा, मिक्स्डमा, वयस्कों को उपापचयी संबंधी रोग हो जाता है। तीसरा रोग आता है घेंगा, है ना, इसी को गलगंड भी कहते हैं। घेंगा मतलब गले का सूजकर बड़ा हो जाना, थायरॉक्सिन ग्रंथि का आपका सूजकर यहाँ पर बड़ा हो जाना। सूजना यानी कि वास्तव में वो सूजती इस कारण से है कि जिसमें आयोडीन की कमी होती है। आपने देखा थायरॉक्सिन हार्मोन को काय से मिलकर बना होता है, आयोडीन और अमीनो अम्ल से। अगर आयोडीन की कमी होती है तो वो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो अमीनो अम्ल ढूंढने के लिए फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसके कारण गला इतना बड़ा दिखने लगता है। वो वास्तव में फूलकर बड़ी हो जाती है। कौन सी, थायराइड आपकी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के फूलने से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, है ना, गलगंड भी इसको कहते हैं। चौथा रोग है आपका हाशिमोटो का रोग। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो है आपका पूरा का पूरा प्रतिरक्षा तंत्र किस पे, थायराइड ग्रंथि पे हमला करता है उस टाइम, ठीक है, इस वाले रोग के अंतर्गत। इसमें होता क्या है कि अगर कमी होगी थायरॉक्सिन हार्मोन की तो प्रतिरक्षा तंत्र पूरा का पूरा क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि पर हमला करना चालू कर देगा। ये तीसरे प्रकार का आपका रोग था। अगर मैं अगली आपकी ग्रंथि की बात करूं, नेक्स्ट आपकी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, अगर मैं थायराइड ग्रंथि, पिछली वाली थायराइड ग्रंथि जो है आपकी सबसे बड़ी आपके शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी कौन सी, थायराइड, ठीक है। थायराइड ग्रंथि आपकी क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी। अब आती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि गुलाबी गुलाबी कलर की जो आपको थायराइड दिख रही है, इसमें जो येलो कलर के 4 डॉट है ना, यही आपकी कौन सी है, पैराथायराइड ग्रंथि, है ना। ये गले में ही होती है, थायराइड ग्रंथि के थोड़े से पीछे की तरफ, ठीक है। और ये भ्रूण एंडोडर्म से उत्पन्न होती है, भ्रूण एंडोडर्म से उत्पन्न होती है। इससे संबंधित हार्मोन कौन सा होगा, पैराथायराइड हार्मोन बोलेंगे, इसी के नाम से संबंधित है इसका हार्मोन। इसका हार्मोन कौन सा है, पैराथायराइड हार्मोन। इसके 2 अन्य नाम भी हैं पैराथायराइड के, लेकिन वो हैं पैरा से ही स्टार्ट, यानी कि आप उनको भूलने तो वाले हो ही नहीं। जैसे कि पैराथायरिन भी बोल रहे हैं उसको और पैराथार्मोन भी बोल रहे हैं। रुधिर में कैल्शियम की कमी होने पर ये स्त्रवित सेक्रेशन इसका कब होता है, जब रुधिर में, मैंने कहा हार्मोन डायरेक्ट क्या होते हैं, रुधिर में मिला के चलते हैं, रुधिर में मिला दिए जाते हैं। मतलब जो आपके ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली, जैसे 2 प्रकार की सेक्रेशन हो रहे थे, एक तो डक्ट वाली थी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ और एक थी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो डक्ट वाली जो ग्रंथियाँ थी बाह्य स्रावी, उनके में तो नली होती है और जहाँ पर आपका एंजाइम पहुँचाना होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन डक्टलेस वाले में कैसा होता है कि आपका जैसे ही हार्मोन निकाला, उस हार्मोन को डायरेक्टली कहाँ पुट कर दिया जाता है, आपके ब्लड में। इन ग्रंथियों द्वारा डायरेक्ट कहाँ पुट होगा, वो ब्लड में, और ब्लड से ही वो सर्कुलेट होकर वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसकी आवश्यकता है।
तो यहाँ रुधिर में अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा पैराथायराइड हार्मोन निकालकर कहाँ दे दिया जाएगा, आपके ब्लड में। कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा बनाए रखना, कैल्शियम आयन की जो भी आइडियल कंडीशन होगी आयन की आपके ब्लड के अंदर, उसको बनाए रखना किसका काम है, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड ग्रंथि का काम क्या है आपका। आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं उनको मजबूती प्रदान कौन करता है, कैल्शियम। तो पैराथायराइड ग्रंथि का अगर मैं काम भी देखूं तो वो यही आएगा कि कैल्शियम के नियमन को नियंत्रित करना, जिससे कि आपके दांतों को मजबूती मिले, आपकी हड्डियों को मजबूती मिले। इसकी कमी के कारण क्या हो जाएगा, हड्डियां नरम हो जाएंगी, दांत आपके सही से काम नहीं करेंगे, दांत भी कैसे हो जाएंगे, कमजोर। इसकी कमी के कारण, कौन सी, पैराथायराइड हार्मोन की कमी के कारण आपको कैल्शियम की कमी होने लगी है ना। कार्य जो है कैल्शियम की रुधिर में अधिकता होने पर कौन सा हार्मोन निकलेगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन, है ना। कैल्सिटोनिन हार्मोन कब निकलेगा, जैसे मान लो अधिक मात्रा हो जाए आपकी रुधिर में कैल्शियम की, तो उसको भी तो नियंत्रित करना है। उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा, कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, इसी के अंदर आता है वो, पैराथायराइड हार्मोन के अंतर्गत अधिकता होने पर उसका सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट आती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। पहली हमने पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि, दूसरी पढ़ी थायराइड, तीसरी पढ़ी हमने पैराथायराइड, चौथी हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड अगर आप देखोगे डायग्राम से यहाँ पर, तो ये होता है हमारी किडनियों में। ये दोनों हमारी क्या है, किडनी है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ये वाली इस तरफ वाली राइट किडनी है और इस तरफ वाली लेफ्ट है। राइट वाली में जो होता है ना, ये त्रिकोण त्रिभुजाकार होता है। देखो आपको त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये हमारी दोनों ही किडनी में होता है। दूसरी वाली में कौन सा होता है, चंद्र के आकार का, आधा चंद्र में जैसी ये होती है ये ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनियों पर होता है। पहली वाली पर, राइट वाली पर कैसा होता है, त्रिभुजाकार, लेफ्ट वाली पर होता है चंद्र के आकार का, ठीक है। इसको अगर यहाँ से उठा के और क्रॉस सेक्शनल व्यू यानी कि इसको काट के देखें तो वो कुछ दो भागों में बटी होती है ये वाली ग्रंथि। इसका ऊपरी वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, जबकि अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मेड्यूला। इन दोनों से ही दो प्रकार के हार्मोन निकलेंगे हमारे अलग अलग। अगर इसमें खराबी आ जाती है, इस वाली ग्रंथि में किसी भी प्रकार की विकृति आ जाती है, किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है, तो उस स्थिति में उस रोग को क्या कहा जाता है, एडिशन रोग, एडिशन डिसीज कहा जाता है। एडिशन डिसीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले एडिशन नाम के व्यक्ति ने खोजा था, बस इसलिए इसको एडिशन डिसीज कहते हैं, है ना। इस विकृति से होने वाले रोग को, इसमें विकृति से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है, एडिशन रोग। कॉर्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है, कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो इतने ज़रूरी हैं कि अगर ये काम करना बंद कर देना तो आपके किसी भी व्यक्ति का 1-2 हफ्ते के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसका मेडुला से अलग हार्मोन निकलते हैं और कॉर्टेक्स से अलग, हम आगे इसको पढ़ेंगे। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन आपके कौन कौन से हैं, ग्लूकोटार्किक्वाइड्स हार्मोन और लिंग हार्मोन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं कई बार। तीसरा हार्मोन भी निकलता है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया है, ठीक है। और जो मेड्यूला था, मैंने कहा था 2 भागों में है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स से ये 3 हार्मोन निकलते हैं, जबकि मेड्यूला से अमीनो अम्ल का संश्लेषण यानी प्रोटीन का संश्लेषण होकर अमीनो अम्ल निकलता है। इसको दूसरे वाले उसको बोलते हैं नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन, है ना। इसका कार्य क्या होता है, वाहिका संक्रमण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर का संचरण कम करना, ठीक। इस वाले हार्मोन का, नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन का काम क्या होता है, वाहिका संकरण द्वारा, वाहिका संकरण मतलब कि एक जो आपका फ्लो वाले, मतलब आपके हार्मोन्स में जो फ्लो होते हैं, हार्मोन जहाँ जहाँ पर फ्लो होता है उस वाले पूरे तंत्र के द्वारा
कहाँ कहाँ फैलाना उसको, त्वचा में, पाचन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में, जनन तंत्र में, है ना। इन संबंधित अंगों में रुधिर के संचरण को कैसा करना है, कम करना है ना। जबकि एड्रीनेलिन का काम क्या, इससे एड्रीनेलिन का काम क्या होता है, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप अचानक से किसी युद्ध के लिए या किसी लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो उस टाइम पे आपका कौन सा हार्मोन काम कर रहा होता है, एड्रीनेलिन। उस टाइम पे वो आपको किस लिए तैयार करता है, आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है, आपकी दिल की धड़कनों को तेज करता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, युद्ध हार्मोन भी इसको कहा जाता है। लड़ो और उड़ो का हार्मोन भी कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, हृदय की, मैंने पहले ही बता दिया, हृदय की गति में क्या कर देना है, वृद्धि कर देना है। वेसल्स को आपको विस्तारित कर देना है, वाहिकाओं का विस्तार कर देना है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ताकि आपका रुधिर तेजी से संचरित हो सके। मस्तिष्क, कंकाल पेशियां, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत आदि अंगों में रुधिर के संचरण में क्या करना है, वृद्धि। जबकि इसके पीछे वाले का क्या काम था, आप देखो, नॉर एड्रीनेलिन का क्या काम था, कम करना। एड्रीनेलिन का काम क्या है, उन सबको बढ़ा देना, ठीक है। सम्मिलित रूप से इन दोनों हार्मोन को हम क्या कहते हैं, कैरोकोलमीन्स। कैरोकोलमीन्स, इन दोनों हार्मोन्स को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, कैरोकोलमीन्स। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने सारे ही पॉइंट ऑफ को यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। सेशन अच्छा लगे, धन्यवाद।